हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट पार्ट में हमने देखा था शोयान जैसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के चारों हिस्से को कलेक्ट करता है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन मास्टर याओलाओ शोयान को बोलते हैं पहले हमें इस जगह से रफू चक्कर होना होगा, नहीं तो अगर कुछ टाइम के बाद यहाँ पर लोग प्रेजेंट हो जाते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा ये मैप फ्रेगमेंट हमारे पास है, जिसके चलते वो सब फॉलन स्टार पवेलियन पर भी हमला कर सकते हैं। इवन इफ तुम्हारे पास चारों फ्रेगमेंट होने के कारण वो लोग अपने हाफ सेंट लेवल के वॉरियर को भी डिस्पैच कर सकते हैं। ये सारी बातों को सुनने के बाद शोयान का पूरा टोली वहाँ से चला जाता है और पीछे से मास्टर याओलाओ उनके पूरे पलटन के ऑरा को रिमूव कर देते हैं, जिसके वजह से डाउजुन के पीक लेवल के एक्सपर्ट्स भी उनके ऑरे को सेंस ना कर पाए। अब थोड़ा सा दूर आने के बाद शोयान जैसे ही अपने चारों मैप फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है, उसको कुछ भी फ्लक्चुएशंस महसूस नहीं होता, ना ही उस मैप में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस का कोई लोकेशन लोकेटेड होता है, जिसके वजह से वो जब गुस्से में अपने हेवनली फ्लेम से उस मैप को यूजलेस समझकर जलाकर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, उसको एक अजीब तरीके से फ्लक्चुएशन का सेंस होता है। ये देखकर मास्टर याओलाओ शोयान की हेवनली फ्लेम की फोर्स को और ज्यादा हाई करने के लिए बोलते हैं। अब ये करने के बाद शोयान को कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं और अचानक से उस वो मैप से एक वाइट कलर का ऑरा शोयान के फोरहेड के अंदर चला जाता है। अब सारी बातों को सुलझाने के बाद मास्टर याओलाओ शोयान को समझाते हैं ये पहेली के अनुसार 1000 साल के बाद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस ये टाउ के कॉन्टिनेंट पर अपीयर होता है, और अगर टाइम को देखा जाए ऑलरेडी 997 ईयर्स बीत चुके हैं, तो 3 साल के अंदर जब तक तुम डाउशिंग लेवल पर अपग्रेड नहीं हो जाते तब तक तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को नहीं हासिल कर सकते, ना मैं तुम्हें उसके आसपास भी जाने दूंगा। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन के नेक्स्ट नोवेल पार्ट का। अब अपने मास्टर के मुंह से इतना बड़ा डिस्क्लेमर को सुनने के बाद शोयान बहुत ही ज्यादा गंदा फील करता है अंदर से। अब शोयान कहता है क्या मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इतने सालों के मेहनत के बाद इनमें मुझे बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अब शोयान भी काफी गुस्से में बोलता है जिस तरीके की ये चीजों को हमने समझा है, जब टाइम सही होगा ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस अपने टाइम में ही अपीयर हो जाएगा, और उस टाइम सबके पास वो चांस होगा इसे सबड्यू करने का, तो फिर इस एंशिएंट मैप को ढूंढने का क्या ही मतलब। ये सुनकर मास्टर याओलाओ भी अपने हाथों को फैलाते हुए शोयान को कहते हैं हाँ, अगर सच में हम इस तरीके से ये सारी बातों को सोचे तो सच में ये उतना ज्यादा वर्थ इट नहीं है। अभी के लिए भले ही शोयान चाहे जितना भी हेल्पलेस फील कर रहा हो, उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं होता। अब शोयान जैसे ही फ्लेम के अंदर सस्पेंड हुआ वो मैप को पकड़ने की कोशिश करता है, उसी मोमेंट पर वो नक्शे का जो डेमोनिक लोटस होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब वो डेमोनिक लोटस को देखकर लग तो ऐसा रहा था जैसे वो जिंदा हो। अब वो इंस्टेंट ही एक ग्लो में ट्रांसफर होकर शोयान के आईब्रो के बीच में घुस जाता है। अब ये सिनारियो को देखकर मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, और ये चेंजेस इतना जल्दी हुआ था कि मास्टर याओलाओ भले ही शोयान के बहुत करीब हो, फिर भी वो इस चेंजेस को सेंस नहीं कर पाते। अब जब थोड़े सेकंड के बाद मास्टर याओलाओ शोयान के बॉडी के अंदर हुआ ये चेंजेस को सेंस करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, और इस चीज को अब नोटिस करते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर और मेड्यूसा। अब जब शोयान ये सारी चीजों को सेंस करता है, वो भी अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर की ये अभी हुए चेंजेस को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। अब शोयान जैसे जैसे वो चेंजेस को सेंस करता है, वो एक व्हाइट कलर के क्लस्टर को सेंस करता है जो कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में टंगा हुआ था, और शोयान को ये बात सही से पता होता है ये लाइट का क्लस्टर उसका नहीं है, और तो और ऐसी पहले जिसको उसने पहले कभी भी सेंस नहीं किया था। क्लियरली यही वो मिस्टीरियस चीज है जो कि कुछ टाइम पहले उसके बॉडी के अंदर एंटर हुआ था। अब शोयान अपने स्पिरिट फॉर्म में जाकर लगातार वो व्हाइट क्लस्टर को घूरने लगता है, लेकिन ये लाइट क्लस्टर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता।
लेकिन इसी साइलेंसी की वजह से शोयान अपने दिल में बहुत ही ज्यादा चिल फील करता है, क्योंकि वैसे भी हम सबको डर तभी लगता है जब हम किस चीज के बारे में नहीं जानते। अब शोयान जैसे तैसे करके बस खुद को संभालता है। अब जैसे ही शोयान रिकवर होता है, वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके इस लाइट क्लस्टर को अप्रोच करने लगता है और शोयान के पुश करने पे ये लाइट क्लस्टर अभी भी रिएक्ट नहीं करता। अब शोयान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जैसे उस लाइट क्लस्टर के और करीब आ जाता है, वो अब धीरे धीरे करके वो पूरे लाइट क्लस्टर को अपने अंदर समाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो ऐसा करने का सोचता है, इसी टाइम पर ही वो लाइट क्लस्टर में से एक वाइट कलर का लाइट बाहर आता है और ये लाइट एक बिल्ली की तरह शोयान की तरफ क्यूटली सूट हो जाता है। अब अभी हुए अचानक से ये बदलाव को सेंस करने के बाद शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता। अब शोयान अपने सारे के सारे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट कर देता है, लेकिन शोयान का वो स्पिरिचुअल शील्ड उस व्हाइट कलर की लाइट का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता और वो लाइट काफी आसानी से उस एनर्जी वॉल को पेनिट्रेट कर देती है। अब फाइनली शोयान के शौक आंखों के सामने वो लाइट क्लस्टर शोयान के सोल के अंदर एंटर कर जाता है। अब जब शोयान का सोल और ये लाइट क्लस्टर एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, शोयान का स्पिरिट वहीं पर ही थम जाता है और साथ ही साथ शोयान के फेस में एक पेनफुल एक्सप्रेशन भी आ जाता है। अब जब इस चीज को बाहरी दुनिया में मास्टर याओ लाओ देखते हैं कि उनके डिसाइबल के मुंह में एक पेनफुल एक्सप्रेशन है, वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं। वो अपने हाथ को शोयान के सर पे रखकर थपथपाने लगते हैं और साथ ही साथ वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को शोयान के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करने वाले होते हैं। शोयान उसी टाइम पर गहरी गहरी सांस लेना स्टार्ट कर देता है और शोयान को इसे रिएक्ट करते हुए देख मास्टर याओ लाओ इंस्टेंटली रुक जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ शोयान? अब ये सुनकर शोयान गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अब वो अपने आईब्रो के बीच में इशारा करते हुए बोलता है, वो चीज मेरे फोरहेड में है, मैंने चाहे कितनी भी ट्राई किया हो वो चीज यहाँ से मूव करने के लिए तैयार ही नहीं है और मैं उस चीज को बिल्कुल भी टच तक नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये सुनकर मास्टर याओ लाओ शोयान को अजीब तरीके से देखने लगते हैं और कहते हैं, जब हम पहली बार मिले थे तब तुम्हारा एज कितना था? ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है, शायद 15। अब शोयान की बातों को सुनने के बाद मास्टर याओ लाओ कहते हैं, मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे बॉडी को किसी ने पोजेस ना कर दिया हो। भले ही कुछ एंशिएंट एक्सपर्ट्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो स्पिरिट्स अभी भी जिंदा है और तो और किसी की स्पिरिट उतना ज्यादा पावरफुल होता है तो वो दूसरी पार्टी की बॉडी को ऑक्युपाई करके उसकी सोल को ऑब्जर्व कर सकता है। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब मास्टर याओ लाओ शोयान को कहते हैं, आखिर वो चीज क्या है? ये सुनकर शोयान कहता है, टीचर मुझे सही से नहीं पता वो आखिर है क्या, लेकिन जब मैं इसके कांटेक्ट में आया मुझे बस थोड़ी सी ही इंफॉर्मेशन मिली और उस इंफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ 4 शब्द थे। ये सुनकर मास्टर याओ लाओ इंस्टेंट ही कहते हैं, ठीक है बेटा बोलो कौन से शब्द? ये सुनकर शोयान पॉज लेकर बोलता है, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट। ये सुनकर मास्टर याओ लाओ कहते हैं, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट। अब वो इंस्टेंटली जहाँ पर खड़े थे वहीं पर बैठकर उस चीज के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि मास्टर याओ लाओ को लग रहा था उन्होंने इस नाम को कहीं ना कहीं पहले से सुना है। अब मास्टर याओ लाओ को इस तरीके से सोचते हुए देख शोयान, मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर तीनों ही एक दूसरे को बड़े बड़े आंखों से घूरने लगते हैं। अब 10 मिनट के बाद फाइनली मास्टर याओ लाओ अपने आंखों को खोलकर शोयान को काफी सॉफ्टली एक्सप्लेन करते हैं, अगर मैंने सही गेस किया है तो 10,000 साल पहले ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट एक टॉप एक्सपर्ट रहे होंगे और ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उन्हीं के द्वारा पोजेस्ड होगा। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है, प्यूरिफाइंग
लोटस फ्लेम का ओनर? तो फिर ये प्यूरिफाइंग लोटस फ्लेम इतना ज्यादा पावरफुल था। अब मास्टर याओलाओ तीनों को समझाकर बोलते हैं 10,000 साल पहले ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट एक बहुत ही जाना माना एक्सपर्ट थे और मैंने इनके बारे में कुछ एंशिएंट बुक्स में पढ़ा है। पर रूमर्स के हिसाब से वो एक्सपर्ट दाऊदी क्लास का सबसे ज्यादा पास में था। अब ये चीज जैसे ही शोयान सुनता है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए सुन रहा है कोई एक ऐसी बंदे की कहानी जो कि बस दाऊदी क्लास से एक कदम ही पीछे था। और अनएक्सपेक्टेड बात तो ये है कि ये डेमोनिक प्यूरिफाइंग लोटस फ्लेम अपनी लाइफ में उस लेवल को अचीव कर चुका है। अब शोयान मास्टर याओलाओ को पूछता है, क्या मेरे आईब्रो में जो चीज है वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेट की द्वारा ही छोड़ा गया है? ये सुनकर मास्टर याओलाओ भी कहते हैं ऐसा होने के काफी चांसेस हैं और इस एंशिएंट मैप को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के सेंट ने ही छोड़ा होगा। और अभी के लिए मैं भी ये सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जैसी जानकारी मुझे एंशिएंट बुक से मिला है, भले ही इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने अपने रास्ते को कुछ अलग तरीके से मोड़ा हो, लेकिन इनका कैरेक्टर बिल्कुल भी इविल नहीं था। मुझे लगता है ज्यादा बेशर्मी से भरे मेथड्स को उन्होंने यूज नहीं किया होगा और तुम्हारे आईब्रोज के बीच में जो चीज है वो तुम्हारे लिए उतना ज्यादा परेशानी शायद ही नहीं खड़ा करेगा। मास्टर याओलाओ हंसते हुए शोयान को बोलते हैं, शोयान मुझे लगता है ये एंशिएंट मैप के अंदर छुपी हुई चीज उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से रिलेटेड होगी और एंशिएंट मैप को कलेक्ट करने का यही सबसे बड़ा फायदा है। अब मास्टर याओलाओ की मुंह से ऐसी बात को सुनकर शोयान थोड़ा बहुत रिलीफ फील करने लगता है। और वैसे भी अभी के लिए शोयान उस लाइट क्लस्टर में से कोई भी डेंजर को सेंस नहीं कर पा रहा। और वैसे हम सबको तो पता ही है शोयान का स्ट्रेंथ उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां पर वो अल्टीमेटली हर एक प्रॉब्लम को सेंस कर पाता है। तो अब मास्टर याओलाओ भी शोयान को समझाते हुए बोलते हैं, ये क्लस्टर के अंदर से मुझे कुछ डरावना फीलिंग नहीं आ रही, तो हम शांति से बैठकर चलो इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। अब मास्टर याओलाओ एक डीप आवाज में शोयान के कंधे को थपथपाते हुए बोलते हैं, शोयान अभी के लिए तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगले 3 सालों में तुम दाओशेंग लेवल पर अपग्रेड कैसे होगे, क्योंकि मुझे ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस की स्ट्रेंथ के बारे में तुम्हें और ज्यादा बताने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। और वैसे भी ऑनेस्टली अगर मैं भी अपने ये कल्टीवेशन लेवल के साथ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस से मिलता हूँ तो मेरा गंदा वाला एंड रिजल्ट होगा, मैं भी उसका एक फायर स्लेव बन जाऊंगा। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है फायर स्लेव आखिर चीज क्या है। और मैं आपको बता दूं, स्लेव इनडायरेक्टली एक पपिट होता है और इस स्लेव का पूरे दिमाग को वो लोटस फ्लेम अपने कंट्रोल में ले आता है। लेकिन ऐसी एबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ एक पावरफुल फ्लेम ही पोजेस करता है। इवन इफ शोयान का 3000 बर्निंग फ्लेम के पास भी ऐसी एबिलिटीज है नहीं। और शोयान के गेस के हिसाब से हेवनली फ्लेम के टॉप 3 के जितने भी हेवनली फ्लेम्स हैं, ये एबिलिटीज बस उन्हीं तीनों हेवनली फ्लेम के पास ही होगी। अब मास्टर याओलाओ एक स्माइल के साथ बोलते हैं, इससे पहले मेरे मन में सिर्फ एक डर था कि अगर तुम्हें कहीं प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस मिल भी जाती है तो तुम उसे हैंडल करोगे तो करोगे कैसे। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमारे पास अभी टाइम बचा हुआ है और अभी के लिए तुम 8 स्टार बिग डाउसन के लेवल पर हो, जिसके चलते तुम्हारे और जेन्यून दाओशोंग लेवल के वॉरियर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। और भले ही तुम्हारा ट्रेनिंग स्पीड काफी स्पीड हो, लेकिन तुम्हारे लिए भी 3 साल में दाओशेंग क्लास पे अपग्रेड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और अगर तुमने ये 3 साल में दाओशेंग लेवल पर अपग्रेड नहीं करते हो तो फिर भले ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस अपीयर हो जाए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी उसके पीछे नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा डेंजरियस होगा तुम्हारे लिए। अब ये सुनने के बाद शोयान का भी दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि उसने भी बिल्कुल
बिल्कुल ही नहीं सोचा था उसका टीचर याओला प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस से इतना ज्यादा डरते होंगे। अब मेड्यूसा बोलती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो अगले 3 साल के अंदर हर एक कीमत पर शोयान को डाउशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करना ही होगा। ये सुनकर मास्टर याओला भी अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। अब वो शोयान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, लेकिन ऐसा होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन अच्छी बात है कि शोयान लकी है। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो इंस्टेंट ही अपने टीचर की तरफ मुड़कर बोलता है, टीचर आपका मतलब है एंशिएंट बोधिसत्व ट्री, राइट? ये सुनकर मास्टर याओला अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और बोलते हैं, अगर तुम्हें बोधिसत्व हार्ट नहीं मिलता तो तुम अगले 3 सालों के अंदर अंदर बिल्कुल भी डाउशिंग लेवल पर अपग्रेड नहीं हो सकते। अब शोयान अपने दांतों को फाड़ते हुए बोलता है, ही बोधिसत्व हार्ट। लेकिन वो इंस्टेंट ही एकदम से मायूस हो जाता है और कहता है, लेकिन टीचर ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की लोकेशन एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में है और वो जगह हमारे जैसे इंसानों के लिए एक फॉरबिडन एरिया है और तो और वो एंशिएंट रीजन काफी ज्यादा बड़ा है, तो वहाँ पर एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को ढूंढना आसान आखिर हो कैसे सकता है? ये सुनकर मास्टर याओला शोयान को डांटते हुए बोलते हैं, अगर उसे ढूंढना आसान होता तो फिर क्या तुम्हें ये मौका मिलने वाला था? और तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारे हाथ में पहले से ही एक बोधिसत्व सीड है। हालांकि इसकी प्योरिटी काफी लो है, लेकिन कम से कम तुम इसका इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को सेंस तो कर सकते हो ना। और ये चीज तुम्हारे लिए एडवांटेज है और तुम्हारे पास रास्ता भी सिर्फ यही एक है। और अगर तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। अब ये सारी बातों को अपने टीचर के मुंह से सुनने के बाद शोयान भी समझ जाता है उसका इस बारी वेस्टर्न रीजन पर जाना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल तरीके से ट्रेन करेगा तो फिर 3 सालों के अंदर उसके लिए डाउशिंग लेवल पर अपग्रेड होना इम्पॉसिबल है। अब मास्टर याओला अपनी जगह से खड़े होकर बोलते हैं, चलो हम फॉलन स्टार पवेलियन पर वापस लौटते हैं, क्योंकि अगर ये खबर पक्की होती है तो फिर एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के वजह से बहुत ही जल्दी सेंट्रल प्लेस लाइवली होने वाला है। उस टाइम पर वेस्टर्न रीजन में बहुत सारे ह्यूमंस हो जाएंगे। तो शोयान, क्या तुम 3 साल के अंदर डाउशिंग लेवल पर अपग्रेड कर सकते हो? और ये सिर्फ एंशिएंट बोधिसत्व सीड और एंशिएंट ट्री के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब ये सारे बातों का खत्म होने के बाद शोयान का पूरा टोली जल्द से जल्द उस जगह से उड़कर जाने लगता है। अब पवेलियन पे पहुंचने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर, मेड्यूसा, याओलाओ और शोयान 2 दिन तक रेस्ट करते हैं और इस 2 दिन के दौरान सेंट्रल प्लेस में भी एंशिएंट बोधिसत्व ट्री का अपीयर होने का न्यूज चारों तरफ फैल जाता है। अब 2 दिन के बाद शोयान जैसे ही रेस्ट करके उठता है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता। वो दोबारा से एक शांत माहौल को देखकर रिट्रीट पर चला जाता है, क्योंकि वो अपने मास्टर को सही से जानता है। जब उसके मास्टर ने एक बार ना बोल दिया, एक बार बोल दिया कि जब वो डाउशिंग लेवल पर अपग्रेड करेगा तभी जाकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के पास जाएगा, तो उसके मास्टर याओला चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक शोयान उस लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं करता तब तक तो उसे जाने देने नहीं वाले। जिसके चलते शोयान के पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही रास्ता है और वो है बोधिसत्व ट्री। तो वो जल्दी से खुद को और थोड़ा ट्रेनिंग करके बोधिसत्व ट्री के लिए एंशिएंट वेस्टर्न एरिया पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। और अगर वो 3 सालों के अंदर एक सेंट बनना चाहता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक बोधिसत्व हार्ट की ही जरूरत है, नहीं तो 3 साल के अंदर डाउशिंग लेवल पर अपग्रेड करना प्रोबेबली इम्पॉसिबल है। अब शोयान इस रिट्रीट के दौरान ध्यान क्लास का किंग कॉन्ग बॉडी को प्रैक्टिस करने लगता है, जिसको उसने अभी अभी रनीजी से अटेंड किया था। जिसके चलते शोयान जो शांत भरी कमरे में बैठा था, उस कमरे में वो अपने स्पेस रिंग के अंदर से एक गोल्डन कलर के स्क्रोल को अपीयर करता है और वो स्क्रोल के अंदर से कुछ एंशिएंट वर्ड्स बाहर आते हैं। अब शोयान एक गहरी सांस लेने के बाद वो सारे वर्ड्स को अपने माथे पे लगा देता है, जिसके दौरान उसे पता चलता है ये टियान क्लास के
डाउ स्किल्स ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम जैसे उतना ज्यादा ट्रबलसम नहीं है और ये किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को शोयान सिर्फ अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके हासिल कर सकता है। अब स्क्रोल के अंदर से सैलाब की तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशंस शोयान के दिमाग में एंटर करने लगता है, जिसके अंदर था कि किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी यूटियान क्लास की लो लेवल की दाउ स्किल तुम्हारे बॉडी को मेटल की तरह पावरफुल बना सकता है, जिसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और जब कोई भी ये पूरे स्किल को अच्छे तरीके से मास्टर कर देता है, उसका पूरा बॉडी किंग कॉन्ग के सेफ में बदल जाता है और वो प्रैक्टिटोनर का बॉडी 99 वेट के साइज का हो जाता है। अब शोयान के सामने एक ब्यूटीफुल सा गोल्डन लाइट अपीयर होता है। अब शोयान आगे भी बढ़ता है। एक पंच में पूरे आसमान को सटर किया जा सकता है और उसके पैर जमीन को क्रैक भी कर सकता है। अब ये सारे वर्ड्स को पढ़ने के बाद शोयान को फाइनली समझ में आता है ये स्किल कितना ज्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। अब शोयान काफी इजीली ये किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को धीरे धीरे सीखने लगता है और ऐसा भी कहा जाता है अगर कोई ये किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के ऊपर मास्टरी हासिल कर देता है, उसके लिए बाकी के डाउ स्किल्स को प्रैक्टिस करना उतना ज्यादा हार्ड नहीं रहता। और शोयान को सही से पता है ये किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के मेथड को यूज करने के लिए अपने डाउकी को अपने ब्लड फ्लैश बोन्स में मर्ज करना होता है और ये दो स्किल्स फिजिकल बॉडी पर काफी ज्यादा हार्श होती है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ये पहले से ही शोयान की बॉडी को बहुत सारे नेचुरल ट्रेजर्स रिफाइन कर चुके हैं। हालांकि हम ये तो नहीं कह सकते वो सारे स्किल्स एकदम अनबीटेबल हैं, लेकिन कम से कम शोयान का बॉडी इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो करता ही है। अब शोयान एक गहरी सांस लेने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब स्क्रोल के अंदर वो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को प्रैक्टिस करने के लिए जैसे जैसे प्रोसेस बताया गया था, शोयान वैसा वैसा ही करने लगता है। अब शोयान के बॉडी से कुछ ही टाइम के बाद ही गोल्डन कलर का लाइट अपीयर होता है और साथ ही साथ शोयान का बॉडी धीरे धीरे फूलने लगता है और साथ ही साथ शोयान के बॉडी से उसके हड्डियों का क्रैक होने की आवाज भी बाहर आती है। और जैसे जैसे वो गोल्डन लाइट और भी ज्यादा डेंस हो रही थी, शोयान के बॉडी के क्रैकिंग साउंड और भी ज्यादा तेज होने लगती है। अब थोड़े सेकंड के अंदर ही शोयान का बॉडी डबल हो जाता है और दूर से देखने पर शोयान एक जॉइंट की तरह दिखाई देता है और शोयान के स्किन को एक डार्क गोल्डन लाइट ने कवर कर लिया था। अब शोयान का बॉडी दुगना मोटा होने के बाद वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना बंद कर देता है। अब धीरे धीरे वो गोल्डन लाइट शोयान के बॉडी के अंदर मर्ज होकर डीम होने लगता है, लेकिन इसी टाइम के दौरान शोयान का बॉडी दोबारा से श्रिंक होने लगता है। अब शोयान पलक झपकते ही अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ में वापस आ जाता है और अपने ओरिजिनल साइज में भी वापस आ जाता है। उसके बाद शोयान अपने आंखों को खोलता है। अब शोयान अपने मुंह से खून की उल्टी करने लगता है। अब अपने खून को देखकर शोयान समझ नहीं पाता उसके साथ अभी के लिए हो क्या रहा है, क्योंकि उस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के अंदर ऐसा कुछ भी चीजें नहीं लिखा था कि इस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद तुम्हें इतना ज्यादा खतरनाक पेन को सहना पड़ेगा। अब शोयान मन ही मन बात करता है, तभी मैं कहूँ ये टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए बॉडी का इतना हार्श रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर इस टेक्निक को परफॉर्म करता है तो फिर उसके बॉडी के कई टुकड़े हो सकते हैं और उसका स्किन तो एकदम से फटने लगेगा। अब शोयान बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितना ज्यादा खतरों का सामना क्यों ना करना पड़े, मुझे बस ये टेक्निक को सीखना ही है और अगर मैं उस स्ट्रेंथ को पोजेस करना चाहता हूँ तो फिर उसके लिए मुझे थोड़े बहुत तो सैक्रिफाइसेस करने ही होंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर शोयान इससे गंदे पेन को इंड्योर कर पाता है तभी जाकर उसकी बॉडी इसे ट्रांसफॉर्मेशन से यूज टू हो पाएगी और उस टाइम पर शोयान उस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की असली स्ट्रेंथ को अनरिलीज कर पाएगा। लेकिन उससे पहले शोयान के अपनी बॉडी को पहले अच्छे तरीके से फूलने देना है, जिसके चलते शोयान के बॉडी पार्ट्स इसे पेन के साथ वाकिफ हो जाएं। अब इधर शोयान मेजरेबल आवाज में कहता है इस तरीके के स्किल को प्रैक्टिस करना
सच में कोई टॉर्चर से कम नहीं है। अब दोबारा से शोयान अपनी आंखों को बंद करके रिट्रीट पर चला जाता है, जिसके वजह से उसके बॉडी के अंदर से गोल्डन कलर की लाइट रिलीज होते हैं और उसका बॉडी बैलून की तरह फूलने लगता है और शोयान दोबारा से खून की उल्टियाँ करने लगता है। अब थोड़े टाइम तक हमें शोयान के मुंह से खून निकलते हुए दिखाई जाते हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये थी जैसे जैसे ये ट्रेनिंग आगे बढ़ रही थी और शोयान ये डाउ स्किल के साथ यूज्ड टू हो रहा था, उसके मुंह से निकलने वाले खून का अमाउंट भी कम होता जाता है। अब शोयान को रिट्रीट में जाते हुए 15 दिन बीत जाते हैं और इन 15 दिनों में सेंट्रल प्लेस एक क्यूरियस में चला गया था और कई सारे फ्रैक्शंस अपने कुछ फोर्सेस को एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के अंदर भेज दिया था, लेकिन इनकी मेन फोर्स अभी भी उन्हीं के लौटने का इंतजार में अपने फ्रैक्शन में वेट कर रहा होता है। और उन सबको जैसे ही पता चलता है ये न्यूज बिल्कुल ही सही है, वो सब निकल जाएंगे। और वैसे भी जैसे ही ये एंशिएंट बुद्धिसत्व ट्री अपीयर होता है, ये एक अननेचुरल फिनोमिना को क्रिएट करने वाला है और उस टाइम पर पूरा सेंट्रल प्लेस इस चेंज को सेंस कर पाएगा और उस अनयूजुअल फिनोमिना को सेंस करने के बाद ही सारे फ्रैक्शंस जो कि मूव करने के लिए बिल्कुल ही तैयार बैठे हैं, वो एक्साइटेड हो जाएंगे। अब इसे देखते देखते और 5 दिन बीत जाते हैं। अब जैसे ही 6th डे अपीयर होता है, सेंट्रल प्लेस के नॉर्थ वेस्टर्न साइड के आसमान से एक क्लियर ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है और ये चीज किसी वेव की तरह आसमान पर फैलता है और चारों तरफ फैल जाता है और उस जगह पर जो भी सांस लेता है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज आने लगता है और ये इमेज होता है एक बहुत बड़ी पेड़ का और उस एंशिएंट ट्री में से एक इंटेलिजेंट ऑरा भी फैलता है। अब ये चीज आखिर है क्या, क्यों हो रहा है और किस लिए ऑलमोस्ट सबको पोजेस कर रहा है, ये पता करने के लिए हमें तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये वीडियो के बाद के पार्ट को अभी अभी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और गाइस, कहीं आपसे नेक्स्ट पार्ट गलती से भी स्किप ना हो जाए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में प्रेजेंट हुआ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि इसका अगला पार्ट जैसे ही पब्लिश होता है आपको पहला नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलो गाइस, अब तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तो प्रिपेयर करना है ना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना।